हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी जगह पे तैयारी कर रहे होंगे। अगर आज अपन जो इससे पहले पढ़ चुके हैं उससे आगे शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज का वीडियो समझने से पहले इससे पहले वाला वीडियो देखें। देखिए, अपन लेसन नंबर 3 में प्रांगण की क्रिया पढ़ रहे थे। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। अपन बात कर रहे थे इससे पहले प्रांगण की। प्रांगण मैंने कहा कि प्राको से प्राकणों का वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? प्रांगण कहलाता है। प्रांगण में अपने पढ़े थे प्रांगण की परिभाषा, प्रांगण के प्रकार और स्वप्रांगण की अनुकूलताएं। आज अपन पढ़ेंगे परप्रांगण की अनुकूलता। आज अपन पढ़ेंगे परप्रांगण की अनुकूलता। देखिए बच्चे, इससे पहले अपन ने पढ़ा था स्वप्रांगण की अनुकूलता। आज अपन पढ़ेंगे परप्रांगण की अनुकूलता। देखिए, परप्रांगण की अनुकूलता क्या होती है? जो अपने स्वप्रांगण की अनुकूलता पढ़ेंगी। अब मैं फिर कह रहा हूँ, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है, स्वप्रांगण की विशेषता पढ़ी है, तो वही अनुकूलता लगभग उसके विपरीत अनुकूलता होगी, एक दूसरे के अपोजिट अनुकूलता होती है। तो पहला चलते हैं अपन परप्रांगण की पहली अनुकूलता थी। अपने स्वप्रांगण की जब पहली अनुकूलता पढ़ी थी तो उसे अपने कहा था उभयलिंगी। यहाँ पर होता है एक लिंग, यहाँ पर क्या है? एक लिंगी। परप्रांगण की पहली अनुकूलता है एक लिंगिता। एक लिंगिता का अर्थ क्या हुआ? एक लिंगिता का अर्थ है कि वे पुष्प, क्या कहा अपन ने? वे पुष्प जिनमें उमंग और जायान, वे पुष्प जिनमें उमंग और जायान अलग अलग पुष्पों में पाए जाए। वे पौधे जिनके पुष्पों में उमंग और जायान अलग अलग होते हैं उन्हें एक लिंगी कहते हैं। कुछ पादपों के पुष्पों में या तो उमंगी होंगे या जायांगी होंगे, उन्हें अपन क्या कहेंगे? एक लिंगी। अब अलग अलग है तो स्वाभाविक है कि परप्रांगणी होगा। इसका उदाहरण है, जैसे इसका उदाहरण है पपीता, उक्र विदेशी, उनके। तो पहला है आपका कौन सा? एक लिंगिता। एक लिंगिता वे पुष्प जिनमें उमंग और जायान अलग अलग होते हैं, जैसे पपीता और कुकर विदेशी के पादपों में किस प्रकार का परागण होगा? परपरागण होगा। दूसरी विशेषता भिन्न काल पक्वता। दूसरी विशेषता कौन सी है बोले? भिन्न काल पक्वता। इससे पहले अपन ने समकाल पक्वता पढ़ी। इससे पहले अपन ने स्वप्रांगण में क्या विशेषता थी? समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब क्या था? अपन ने कहा परागकोश और वर्तिकाग्र के परिपक्व का समय समान होना चाहिए। आज यहाँ पर क्या आ गया? भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता का क्या तात्पर्य होता है? कि परागकोश और वर्तिकाग्र के परिपक्व का समय अलग अलग होता है। परागकोश कब परिपक्व हो रहा है और वर्तिकाग्र का परिपक्व कब? दोनों के परिपक्व का समय अलग अलग होता है। उसे अपन कहते हैं क्या? भिन्न काल या विषम काल पक्वता। इसे अपन क्या नाम दे सकते हैं? विषम काल पक्वता। इसे विषम काल भी कह सकते हैं। विषम का मतलब अलग अलग, काल का मतलब समय, अलग अलग समय में कभी जब किसी परागकोश के परिपक्व हो रहे हैं उसी समय वर्तिकाग्र का परिपक्व नहीं होता है, उसे अपन क्या कहेंगे? विषम काल पक्वता। अब इसमें दो चीजें देखिए, इसमें दो चीजों का अध्ययन करते हैं। अपन ने कहा कि परिपक्वन का समय अलग अलग होना चाहिए। अगर पहला
विषम काल यानी पुमंग, प्राक, कोश और वर्तिकाग्र के समय अलग अलग होते हैं। तो ये दो प्रकार हो गए, एक तो हो गया पूर्ण पूर्विता, ये क्या हो गया पूर्ण पूर्विता, और एक हो गया स्त्री पूर्विता। एक तो हो गया पूर्ण पूर्विता और एक हो गया बेटे स्त्री पूर्विता। पहले यहाँ देखिए विषम काल पौक्ता यानी पराकोश और वर्तिकाग्र के समय का परिपक्वन अलग अलग है। इसके आधार पर हमने एक पूर्ण पूर्विता वाला पॉइंट लिया और एक स्त्री पूर्विता। पूर्ण पूर्विता क्या होते हैं? पूर्ण पूर्विता वे होते हैं वे पौधे जिनमें पुमंग का परिपक्वन जायांग से पहले होता है। वे पौधे जिनमें पुमंग का परिपक्वन पहले, जायांग का परिपक्वन बाद में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पूर्विता। किसे का पूर्विता? वे पौधे जिनमें पुमंग का परिपक्वन पहले, जायांग का परिपक्वन बाद में, उसे पूर्विता कहते हैं। इसका उदाहरण भी लेते हैं अपन, उदाहरण ही मोस्ट है। और इसका उल्टा, पूर्विता का उल्टा क्या हो गया? स्त्री पूर्विता। मतलब जायांग का परिपक्वन पहले और पुमंग का परिपक्वन बाद। ठीक है बेटे, तो अपन ने कहा कि पर परागण की अनुकूलता पढ़ रहे थे। पर परागण की अनुकूलता में पहला आया पुष्प एक लिंगी होना चाहिए, तो पर परागण होगा। दूसरा, अगर पुष्पों में विषम काल पौक्ता है, भिन्न काल पौक्ता आती है, तो पर परागण होगा। अगर पूर्विता वे पौधे जिनमें पुमंग का परिपक्वन पहले, जायांग का परिपक्वन बाद में, उसे कुपूर्विता कहेंगे। और स्त्री पूर्विता इसका उल्टा हो जाएगा, जायांग का परिपक्वन पहले और पुमंग का परिपक्वन बाद में, उसे अपन स्त्री पूर्विता कहते हैं। पहले जैसे इसका उदाहरण है सूर्यमुखी, कपास, सूर्यमुखी, कपास के पौधों में पूर्विता पाई जाती है। और स्त्री पूर्विता का उदाहरण है कुर्सी पेरी कुल के पौधे। कौन से कुल के पौधे बेटे? कुर्सी पेरी कुल के पौधों में स्त्री पूर्विता आती है। तो हमारे पर परागण की दो अनुकूलताएं, पहली है पूर्विता, दूसरी है विषम काल पौक्ता। तीसरी विशेषता है हरकोगेमी। तीसरी विशेषता मेरे हरकोगेमी। समझिए हरकोगेमी क्या होते हैं? हरकोगेमी यानी एक पुष्प है, उस पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों के बीच में एक प्राकृतिक अवरोध आ जाता है। किसके बीच में? पुमंग और जायांग के बीच में एक प्राकृतिक अवरोध आ जाता है, उसे हम हरकोगेमी कहते हैं। जैसे मैं यूँ कहूँ आपको थोड़ा सा ऐसे बताऊँ, जैसे ये दो पेन है मेरे पास, इन दोनों पेनों के बीच में एक को अपन पुमंग मान लें, एक को जायांग मान लें, और इन दोनों के बीच में एक प्राकृतिक रूप से ये क्या हो गया? अवरुद्ध आ गया। अब इस पुमंग के जो परागकण है इसकी वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये कैसे हो गया? हरकोगेमी हो गया। हरकोगेमी वे पौधे जिनके पुष्पों में पुमंग और जायांग के पुमंग जो या परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में क्या पाया जाता है? एक प्राकृतिक अवरोध पाया जाता है, उसे हम कहते हैं हरकोगेमी। इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस। ठीक है बेटे। तीसरा आता है, तीसरा हो गया हरकोगेमी। चौथा पॉइंट आता है अपना विषम वर्तिकाग्र। विषम वर्तिकाग्र। विषम वर्तिकाग्र
देखिए विषमवर्तिकाग्र या विषमवर्तिकाग्रता क्या होती है समझिए। विषमवर्तिकाग्रता का मतलब क्या होता है कि वे पौधे जिनके पुमंग और जाया यानी परागकोश और वर्तिकाग्र की लंबाई में क्या आता है, अंतर आता है। जैसे माना है कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो पेन, माना ऐसी स्थिति हो गई। अब ये तो हो गया परागकोश, ये हो गया मान लो वर्तिकाग्र। अब यहाँ से परागकोश से परागकण यहाँ तक वर्तिकाग्र पर कैसे पहुँचेंगे, तो परपरागण होगा। अगर ये दोनों पास पास में हो, दोनों पास में, तो हो सकता है कि इसके परागकोश के परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं, विषम वर्तिकाग्र का मतलब होता है कि परागकोश और वर्तिकाग्र की लंबाई में क्या होता है, अंतर होता है। जैसे मैंने पेन के द्वारा बता रखा हूँ कि रेड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, परागकोश को, तो ब्लैक वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्तिकाग्र को। तो इसके बीच की लंबाई में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, जिसके कारण परपरागण होता है। इसे हम कहते हैं विषम वर्तिकाग्र, जिसका उदाहरण है प्रिमरोज और अलसी। इसका उदाहरण है प्रिमरोज और अलसी। इन पादपों में पुष्प की कैसे होंगे, विषम वर्तिकाग्रता के वाले होते हैं। ठीक है, तो पहला एक लिंगिता आ गया बेटे। एक लिंगिता का वर्त क्या होता है, मैंने फिर बताया आपको कि पुमंग और जायांग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। फिर आया भिन्न कालपावकता। भिन्न कालपावकता का अर्थ होता है अलग अलग समय में। पुमंग और जायांग के परिपक्वन का समय अलग अलग होता है। एक पूर्विता, एक पुमानी। अब इसको याद करने के लिए पू यानी पुरुष, पुरुष का मतलब पुमंग। अपन कहते हैं ना पुष्प में मेल वाला भाग कौन सा होता है, पुमंग। तो पूर्विता यानी पुमंग पुरुष के का परिपक्वन पहले और जायांग का परिपक्वन बाद में। स्त्री पूर्विता का मतलब जायांग का परिपक्वन पहले और पुमंग का परिपक्वन बाद में। तो ये होगा। इसके बाद में आया हरकोगेमी का मैंने बताया आपको कि दोनों के बीच में क्या होता है, एक प्राकृतिक अवरोध पाया जाता है। किसके बीच में पाया जाता है, पुमंग और जायांग के बीच में, या हम यूँ कह दें परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में एक प्राकृतिक अवरोध होता है, जैसे टेलोट्रोपिस। विषम वर्तिकाग्र का मतलब कहा मैंने कि पुमंग और जायांग की लंबाई में क्या होता है, अंतर होता है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है हमारा सौबंध्यता। पांचवा पॉइंट है सौबंध्यता। देखिए सबसे निकालो बेटे, सब यानी स्वयं, बंध्यता यानी बंध्य है, सक्रिय नहीं है। यानी क्या समझ में आया, इधर देखिए अपने सौबंध्यता के ऊपर इधर क्लियर करते हैं। ये कह रहा है तो ये मान लें जैसे ये कोई पुष्प है, इस पुष्प में ये वाला भाग कौन सा आ गया, जायांग वाला भाग आ गया, और ये वाला भाग कौन सा आ गया, पुमंग वाला भाग आ गया। अब क्या हो रहा है कि इसके परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच तो गए, लेकिन क्या है, सौबंध्यता है। सौबंध्यता का मतलब है ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच करके क्या नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते बेटे, अंकुरित नहीं होते हैं, या पराग नलिका का निर्माण नहीं होता है, या आगे के परिवर्धन की प्रक्रिया नहीं होती। तो इसे अपन कहते हैं सौबंध्यता। सौबंध्यता का अर्थ होता है स्वयं के परागकणों के द्वारा वर्तिकाग्र पर कोई क्रिया नहीं होती है, न आगे परिवर्तन, तो स्वयं के द्वारा परागकण क्या नहीं होते, तो सौबंध्यता है। तो इस कहीं न कहीं से बाहर से परागकण आता है, वो इस पर क्या करता है, सक्रिय होता है और अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करता है। इसे कहते हैं सौबंध्यता। तो जिन पादपों में सौबंध्यता होगी उनमें पर परागण होगा, जो पादप एक लिंगी होगा उनमें पर परागण होगा। जिन पादपों में भिन्न कालपावकता होगी उनमें पर परागण होगा। जिन पादपों के पुष्पों में हरकोगेमी होगी उनमें पर परागण होगा, और जो पादप कैसे होंगे विषम वर्तिकाग्र के, तो उनमें भी। तो सौबंध्यता का अर्थ हो गया यानी स्वयं के परागकणों के द्वारा क्या नहीं होते हैं, ये अंकुरित नहीं होते हैं। इसे हम कहते हैं सौ परागण। जैसे पिटूनिया में
संबंधितता पाई जाती है। तो इस प्रकार ये हमारा कौन सा पॉइंट क्लियर होता है, पर परागण की अनुकूलताएं होती है। तो हमारा एक पॉइंट पूरा होता है, पर परागण किसे कहते हैं, पर परागण के प्रकार कितने होते हैं, और साथ ही में हमने पढ़ा कि पर परागण और स्वपरागण की क्या अनुकूलता होती है। फिर मैं बच्चों एक बार आपसे रिपीट करता हूँ कि इससे पहले वाला वीडियो देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने अन्य साथियों को भी बताएं कि ये बायोलॉजी की क्लास इस YouTube चैनल पर चल रही है। आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों का भला होगा, वो भी इस विषम परिस्थितियों में बायोलॉजी का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस समय स्वयं भी देखें और अपने साथियों को भी शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट अब नया पॉइंट हमारा, नया टॉपिक लेते हैं अपन। अब नया टॉपिक ले रहे हैं अपन, पर परागण की अनुकूलता पढ़ी है अपन ने, और अब नया टॉपिक है पर परागण के माध्यम, पर परागण के माध्यम। अब अपना नया परागण या पर परागण की विधियां। यह क्या है, पर परागण की विधियां, मेथड, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए बेटे यहाँ पर समझिए, पर परागण की विधियाँ, स्वपरागण की कोई विधि नहीं होती है। स्वपरागण अपने कहा कि एक ही पुष्प के पुमंग और जायांग के मध्य परागकणों का स्थानांतरण होता है, तो उसे अपने कहा स्वपरागण। पर परागण की भी मैंने आपको पहले भी परिभाषा बताई। पर परागण क्या होता है, जब एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों के मध्य परागकणों का स्थानांतरण होता है, तो उसे अपन पर परागण कहते हैं। अब पर परागण की विधियां, पर परागण निम्न प्रकार से होता है। पर परागण की विधियां निम्न प्रकार की होती है। देखिए पहली विधि है वायु परागण। पहली विधि कौन सी है, वायु परागण। दूसरी विधि है जल परागण, और तीसरी विधि है जंतु परागण, जंतुओं के द्वारा, जंतु परागण। ठीक है बेटे, तो अपन ने इनकी चर्चा अपन करने जा रहे हैं। अपन कह रहे हैं कि परागण की विधियां। परागण का मतलब है परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। अब वो कैसे पहुंचेगा, वो किस प्रकार से, वो होगी पर परागण की विधियां। वो परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, तो वो कैसे पहुंचेगा। पहला हो गया वायु परागण, दूसरा हो गया जल परागण, और तीसरा हो गया जंतुओं के द्वारा परागण। अगर परागकण वायु के द्वारा परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, किसके द्वारा, वायु के द्वारा या हवा के द्वारा उड़ करके जा रहा है, तो वो कहलाएगा वायु परागण। और अगर जल के द्वारा जा रहा है तो जल परागण हो गया। और जंतुओं के द्वारा पहुंच रहा है, जैसे चमगादड़ के द्वारा, गिलहरी के द्वारा, हर्मिंग बर्ड के द्वारा, सरप के द्वारा, आदि बहुत सारे जंतुओं के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है, कीटों के द्वारा आदि। तो अब हम पहला पढ़ते हैं वायु परागण। वायु परागण मैंने कहा कि वे पौधे जिनके परागकण वायु के द्वारा जाते हैं, हवा के द्वारा जाएंगे। अब दो चीज अपन क्लियर करें, जो परागकण वायु के द्वारा जाएंगे उनकी क्या विशेषता होगी। सबसे पहले वो कैसे होंगे, हल्के होंगे, क्योंकि हल्के होंगे तभी तो वायु के द्वारा उड़ करके जाएंगे। अगर हल्के नहीं होंगे तो वायु के द्वारा कैसे उड़ेंगे, नहीं उड़ पाएंगे, हल्के होंगे। दूसरे रोमिल होते हैं, ऐसे होते हैं रोमिल होते हैं। तीसरे
असंख्य होते हैं, और चौथे चिप ची। ये क्या होगी, ये हो गई वायु परागण की विशेषता हो गई कि वायु परागण जो होता है, जिन पुष्पों में वायु के द्वारा परागण होता है उन पुष्पों की क्या विशेषता, उनके परागणों की क्या विशेषता होती है। जिन पादपों में वायु के द्वारा परागण होगा उनकी विशेषता देखिए बेटे क्या होगी, पहले तो वो क्या होंगे, हल्के होंगे, फिर क्या होंगे, रोमिल होंगे, फिर कैसे होंगे, असंख्य होंगे, और फिर क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं। तब ये एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँच जाते हैं। कौन से पादपों में होता है ये, उदाहरण है इसका, जैसे गेहूं, घास, मक्का आदि के पादपों में वायु के द्वारा परागण होता है। तो पहला परागण कौन सा, वायु के द्वारा, और कितने प्रतिशत, 19.6% पादपों में वायु के द्वारा परागण होता है। 19.6% परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, वायु के द्वारा। प्रश्न आता है वायु के द्वारा परागित पुष्पों की क्या विशेषता होती है, परागणों की क्या विशेषता होती है। बड़े हल्के होंगे तो ही उड़ के जाएंगे, रोमिल होंगे तो ही जाकर के चिपक जाएंगे, और असंख्य होते हैं तो असंख्य इतने होते हैं कि उनकी संख्या बहुत सारी, क्योंकि उड़ के जाएंगे तो जरूरी नहीं पड़ती कि आकर के संपर्क में ऐसे निकल जाते हैं, तो इनकी बहुत सारी संख्या में होते हैं। जैसे अगर इसका एक उदाहरण देखेंगे, पाइनस के पादपों में जब परागण की क्रिया होती है वायु के द्वारा तो पूरा बादल पीले रंग का हो जाता है, इतने परागण हो जाते हैं वायु के द्वारा कि बादल पीला हो जाता है, तो उसे सल्फर वर्षा भी कहते हैं कि आज सल्फर वर्षा होती है। ठीक है, तो हल्के रोमिल असंख्य। अब उदाहरण गेहूं, घास, मक्का आदि के पादप। दूसरा है जो जलीय पौधे होते हैं उनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, जल के द्वारा होती है। ये केवल 0.4% पादपों में इसके द्वारा परागण की क्रिया होती है, और ये दो प्रकार का हो गया। अगर जल परागण देखें दो प्रकार का हो, एक तो कौन सा हो गया, अधि जल परागण, और एक हो गया अधो जल परागण। देखिए आपने पहले भी 11th में चर्चा की थी, आज भी चर्चा कर रहे हैं। अधि का अर्थ होता है हमेशा ऊपर, अधि का क्या अर्थ होता है, ऊपर। अधो का अर्थ होता है नीचे। तो अधि का मतलब वे पौधे जिनमें परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है। परागण की क्रिया किसकी, जल से तो हो रही, लेकिन किसमें, जल की सतह पर। जैसे इसका उदाहरण है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया के पादपों में परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है, लेकिन कौन सा, अधि जल परागण होता है। मतलब क्या हुआ कि परागण जल की सतह पर ही हो जाते हैं। दूसरा अधो का मतलब होता है नीचे, अधो का मतलब नीचे यानी जल के अंदर। वे पौधे जिनमें परागण की क्रिया जल के अंदर ही होती है। जैसे इसका उदाहरण नाजास, हाइड्रिला आदि पादपों में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, अधो जल परागण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार पहला वायु परागण आया, दूसरा जलीय परागण आया। जलीय परागणों की भी विशेषता होती है कि जल में इनके परागण सकते कि नहीं, तो ये कैसे होते हैं, लसीले आवरण के द्वारा, चिपचिपे आवरण के द्वारा घिरे हुए होते हैं, जिनके कारण ये नहीं सकते। आगे इसकी चर्चा और भी अपन करेंगे। नेक्स्ट है जंतुओं के द्वारा परागण। तो 80% परागण की क्रिया, कितनी बड़े, 80% परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, जंतुओं के द्वारा होती है। कितने प्रतिशत, 80% परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है बेटे, जंतुओं के द्वारा होती है। जिसमें कीट परागण बहुत मोस्ट सबसे ज़्यादा परागण कीटों के द्वारा होता है, वो भी हनी भी, मधुमक्खी के द्वारा। कितनी, 80% परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, कीटों के द्वारा। जंतुओं में 80% में से सबसे ज़्यादा परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, कीटों के द्वारा। कीटों के में परागण की अनुकूलताएँ पाई जाती है, उनके पीछे की जो टांगे होती हैं उनमें ब्रुश बॉर्डर संरचना पाई जाती है, जिससे परागण उनकी ब्रुश बॉर्डर संरचना में चिपक जाते हैं। जब वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मकरंद लेने जाता है तब वो परागण की क्रिया करता है। दूसरा परागण हुआ
पहला परागण कीट के द्वारा, दूसरा हुआ चमगादड़, चमगादड़ बैट के द्वारा परागण की क्रिया। कुछ पादपों में चमगादड़ के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। पौधे जिनके पुष्प रात्रि को खुलते हैं या रात्रि को खिलते हैं, उन पादपों में जैसे कदम और कचनार, कदम कचनार के पादपों में परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा, लेकिन कब होती है? रात्रि को होती है। इसी प्रकार गिलहरी के द्वारा, इसमें गुलमोहर, गिलहरी के द्वारा गुलमोहर में जो गुलमोहर के पौधे होते हैं उनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? गिलहरी के द्वारा। घोंघा, घोंघा जो मोलस्का संघ का प्राणी है, उस सैमल के पौधे में, सैमल आर्किड में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? घोंघा के द्वारा परागण की क्रिया होती है। इस प्रकार जंतुओं के द्वारा परागण की क्रिया सबसे ज़्यादा कीटों के द्वारा परागण होता है। फिर चमगादड़, कदम और कचनार के पौधे में चमगादड़ के द्वारा होता है। गिलहरी, गुलमोहर में गिलहरी के द्वारा होता है। घोंघा सैमल और आर्किड में होता है। इसके अलावा एरीथ्रीना, कौन सा पौधा बेटे? एरीथ्रीना। एरीथ्रीना के पादपों में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? कौवा के द्वारा। एरीथ्रीना के पादपों में परागण की क्रिया किसके द्वारा हो रही है बेटे? कौवा के द्वारा हो रही है। इसी प्रकार एरीसीमा, इसी प्रकार एरीसीमा में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? सर्प के द्वारा होती है। एरीसीमा में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? सर्प के द्वारा। यूका, पौधे का नाम है यूका, बहुत मस्त है। एमोरफोफिलस, दोनों को अच्छी तरह से याद करेंगे। यूका और एमोरफोफिलस के पादपों में परागण की क्रिया एक कीट है जिसका नाम है मोथ के द्वारा होती है। मोथ के द्वारा परागण की क्रिया यूका और एमोरफोफिलस पादपों में होती है। मोथ पादप की मोथ कीट की मुख्य विशेषता है कि यूका के साथ इसमें अविकल्पी सहजीवन होता है। कौन सा होता है? अविकल्पी सहजीवन। एक तो विकल्पी सहजीवन होता है और एक अविकल्पी सहजीवन होता है। लेकिन इसका कैसा होता है? अविकल्पी सहजीवन, मतलब ये यूका के पादपों में ही क्या करेगा? अपना लाइफ साइकिल बढ़ाएगा। इन दोनों का होना जरूरी है, एक दूसरे का जीवन एक दूसरे पर निर्भर होता है। इस प्रकार आज अपन पर परागण की विधियाँ पढ़ी बेटे। पर परागण की दो मुख्य विधियाँ अपने कहा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा और जल के द्वारा। जल में अधिजल है या अधोजल है, जल के अंदर है या जल की सतह पर है। फिर हमने वायु के द्वारा परागण पढ़ा और इस प्रकार परागण की विधियाँ कंप्लीट होती है। कल अपन फिर से पढ़ेंगे निषेचन, निषेचन के पादपों में क्रिया विधि, निषेचन की विधि किस प्रकार होता है। इसलिए बच्चों आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा इसकी शेयर करें, अपने दोस्तों को फैलाएं और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।